So our next topic is business organization. See, there are different types of business organization. We can start with as joint in the family business, then sole tradership, partnership, cooperative society and joint stock company. These are different 5 types of organization which are commonly known as business organization. Everybody is well aware of this word, that is sole trader. Sole trader means a single person who is doing business. Sole trader is a person who carries on business exclusive by and for himself. ऐसा व्यक्ति, ऐसा बिजनेसमैन जो खुद अपना बिजनेस स्थापित करके और खुद अकेला ही चलाता है, उसे सोल ट्रेडर बोलते हैं. ठीक है. इसमें जो ओनरशिप रहती है उसकी खुद की रहती है, पूरा बिजनेस उसका होता है. सोल ट्रेडर इज द ओनर ऑफ हिज होल बिजनेस. ही हैज़ द अथॉरिटी ऑन द होल प्रॉफिट एंड ही बियर लॉसेस ऑल्सो. सोल ट्रेडर एक ऐसा व्यक्ति होता है, मतलब इसको वैसे हिंदी में एकाकी व्यापारी बोलते हैं, मतलब एक व्यापारी जो रहता है उसका काम क्या रहता है. देखिए, सोल ट्रेडर जो व्यक्ति रहेगा, जितना भी प्रॉफिट आया वो सारा उसका. मान लीजिए प्रॉफिट के बदले अगर लॉस भी हो जाता है तो वो भी उसका. ठीक है. सारे काम बिजनेस में वही करता है क्योंकि वही व्यक्ति ओनर होता है. जैसे कि आप रिटेलर को देख लें. ठीक है. हम रिटेलर को सोल ट्रेडर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज ही इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड वट एवर द प्रॉफिट और लॉस अकर्ड इन द बिजनेस बियर बाय हिम ओनली और रिटेन्ड बाय हिम ओनली. चाहे उसको फ़ायदा हो रहा हो चाहे नुकसान हो रहा हो, सोल ट्रेडर को दोनों ही मिलता है. ठीक है. वो ओनर भी होता है. एंड नेक्स्ट इज पार्टनरशिप. दिस इज द वेरी इजी टर्म. सी, व्हेन टू और मोर देन टू, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को करते हैं तो ऐसा बिजनेस क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है. व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स कम टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस, देन दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप को हिंदी में वैसे साझेदारी बोला जाता है. ठीक है. दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो उसे चलाते हैं. ठीक है. तो ऐसा बिजनेस जो रहता है पार्टनरशिप कहलाता है. उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस रहता है वो आपस में वो लोग बांट लेते हैं. जो भी वो रेशियो डिसाइड करते हैं, या आधा आधा आप कह सकते हैं कि अगर दो जने दोनों ने बराबर का पैसा बिजनेस में लगाया है तो जो प्रॉफिट होगा वो भी वो बराबर बांटेंगे और अगर लॉस होगा तो भी वो उन्हें बराबरी से ही दिया जाएगा. द नेक्स्ट इज जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस. द प्राइमरी फॉर्म ऑफ अ फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली. इन हिंदू फैमिली देर इज़ अ ट्रेंड ऑफ लिविंग इन जॉइंट फॉर्म. देखिए, हिंदू फैमिली में ऐसा होता है कि सब जने जब साथ में रहते हैं ना तो वो जॉइंट फैमिली कहलाती है. इवन टुडे इन द सोसाइटी देर आर सच जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन विच 4 generations ऑफ अ फैमिली आर अर्निंग द लाइवलीहुड टुगेदर इन वन होम और बाय द सेम बिजनेस. आज भी समाज में ऐसी कई फैमिली है जिनकी 3-4 जनरेशन एक साथ रहती हैं और वो अपने आजीविका के लिए, मतलब रोज़ के जो खर्चे हैं उनकी पूर्ति के लिए वो एक ही फैमिली बिजनेस में काम करते हैं और पैसा कमाते हैं. ठीक है. द हेड ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इज कॉल्ड कर्ता. राइट. ही इज द लायबल पर्सन फॉर एवरी एक्ट. In fact, he is the only person who has to pay tax under joint Hindu family act. देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि यही वह व्यक्ति होता है जो हर बातों के लिए जिम्मेदार माना जाता है. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं. और ये वो व्यक्ति होता है जो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है. ठीक है. और जो डिसीजंस रहते हैं, वॉट एवर द डिसीजंस टेकन इन द जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ आफ्टर डिस्कसिंग इट विथ कर्ता. जो कर्ता डिसाइड कर लेता है वो ही उस फैमिली का डिसीजन हो जाता है. ठीक है. तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है जिसमें पूरी एक बड़ी फैमिली मिलके साथ में बिजनेस करती है, अपनी लाइवलीहुड को कमाती है, आजीविका को कमाती है. तो ऐसी फैमिली बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है. ठीक है. इनकी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को बराबर का हक रहता है. और हाँ, इसमें एक ये भी चीज़ थी कि जो मेल मेंबर्स रहते हैं वही केवल बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी. सुना है आप लोगों ने सहकारी समिति के बारे में. हियर द को मीन्स टुगेदर एंड ऑपरेटिव मीन्स वर्क. ठीक है.
Cooperative word is made of two words, that is co and operative. Co means together and operative means word. Thus, the meaning of cooperative society is to work together. One for all and all for one is the root key of cooperative. एक के लिए सभी और सभी के लिए एक, ये रूट की होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है को और एक है ऑपरेटिव। को का मतलब होता है टुगेदर और ऑपरेटिव का मतलब होता है वर्क। इसमें ये उन्होंने स्लोगन दिया है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हम सभी एक हैं और सभी व्यक्ति एक जैसा ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जनरली इन अ कमर्शियल प्रोसेस प्रोड्यूसर sells goods to the wholesaler sells the goods to the retailer. In this system, selling many mediators appear and while delivering goods to ultimate consumer. Due to this, consumer pay more price of goods. To change this arrangement, cooperative organization is originated. Through this cooperative organization, the distance between producer and the consumer is minimized so that the consumer gets better things in the minimum cost. The goal of cooperative society is not to earn profit but to earn profit while serving the members as well as the society. In the formation of cooperative society, at least 10 members are essential. देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है, जैसा कि मैंने अपने पैराग्राफ में समझाया कि पहले प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है, फिर वो मैन्युफैक्चरर जो रहता है वो डीलर को गुड्स भेजेगा, फिर डीलर होलसेलर को भेजेगा, होलसेलर रिटेलर को भेजेगा और फिर कहीं जाके कस्टमर को अपने प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस डिस्टेंस को कम करा और वो डायरेक्ट ही गुड्स बना के और सेल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि रीज़नेबल रेट्स पे जो गुड्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में कस्टमर को। इससे उनको जो प्राइस है वो काफ़ी कम देना पड़ता है और प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो डिस्टेंस था प्रोड्यूसर और कस्टमर का वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। ये डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ कॉमन सील एंड अ परपेचुअल सक्सेशन विद द लीगल एंटाइटी। कंपनी के बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि कंपनी एक व्यक्ति है, वो कैसा व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, कंपनी कैसा पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है और उसकी एक खुद की एक अपनी पहचान होती है। ठीक है, और उसकी एक कॉमन सील भी होती है। अगर मान लीजिए कि कंपनी के से कोई धोखाधड़ी करता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वह कंपनी आपके खिलाफ़ कोर्ट में जा सकती है। उसका कोई एक बंदा नहीं जाएगा, कोई एक मैनेजर नहीं जाएगा, वो पूरी कंपनी अपनी आइडेंटिटी को लेके वकील के साथ आपके कोर्ट में आपके खिलाफ़ केस कर सकती है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। हम कैसे व्यक्ति हैं, हम नेचुरल पर्सन है। ठीक है, और कंपनी कैसा व्यक्ति है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि वो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया, हमारे संविधान के द्वारा क्रिएट किया गया, इसलिए वो कैसा पर्सन है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर टुडे and here's your homework. You have to read all the different topics of this chapter and if anybody is having any doubt, you can ask me later.